दोस्तों, अगर आप लोगों ने किसी ऑफिशियल काम के लिए किसी ऑफिस का चक्कर लगाया है तो आप लोगों ने ये सेंटेंस जरूर सुना होगा, आज नहीं हो पाएगा, आज सर्वर डाउन है, आप लोग कल आइए। तो मेरी तरह शायद आप लोगों के मन में भी आया होगा कि आखिर ये सर्वर होता क्या है और ये डाउन क्या होता है, मतलब सर्वर डाउन बीच बीच में क्यों हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से समझते हैं कि आखिर ये सर्वर होता क्या है और ये क्यों बीच बीच में इतना प्रॉब्लम करता है, इसके टाइप्स क्या है, इसमें और हमारे कंप्यूटर में डिफरेंस क्या होता है। और इसी के साथ हम लोग जी बीच बीच में सुनते हैं कि सर्वर डाउन है, इसका क्या मतलब है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने चैनल टेक विद एनडीएस में। दोस्तों, अगर हम लोग सर्वर का मीनिंग समझने जाए तो फिर सर्वर का नॉर्मल मीनिंग होता है सर्व करना, ठीक है ना। ऐसा कोई चीज जो कि हम लोगों को सर्व करे वही एक सर्वर बन जाता है। तो इंटरनेट पे हम लोग जो भी करते हैं वो किसी सर्वर ही हमको सर्व करता है, उसी के हेल्प से हम लोग इंटरनेट पे एक दूसरे से कम्युनिकेट बोलो या फिर किसी चीज को एक्सेस करना बोलो, किसी चीज को स्टोर करना बोलो, कुछ भी हम लोग इंटरनेट पे जो भी करते हैं वो एक सर्वर के कारण ही कर पाते हैं। समझ लीजिए मैं चैट करना चाहता हूँ अपने किसी दोस्त के साथ, तो मैंने यहाँ से जो मैसेज भेजा तो मैसेज डायरेक्ट मेरे दोस्त के पास नहीं पहुंचता, मैसेज पहले मेरे से सर्वर तक पहुंचता है, सर्वर से फिर उस दोस्त के पास पहुंचता है। बीच में एक बॉडी होता है, बीच में एक सर्वर होता है। सर्वर पे जाके आप समझ लीजिए आपका दोस्त आपके साइड में बैठा है पर आपने उसको व्हाट्सएप पे मैसेज किया। समझ लीजिए यूएसए में व्हाट्सएप का सर्वर है, तो आपके डिवाइस से पहले व्हाट्सएप का सर्वर पे जाएगा वो मैसेज जो कि यूएसए में या फिर कहीं पे भी है, वहां से फिर वापस आपके दोस्त के पास आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने जो मैसेज भेजा वो डायरेक्ट आपके इंटरनेट के द्वारा व्हाट्सएप पे चले गया, ऐसा नहीं होता है, सर्वर के थ्रू ही होता है। तो इंटरनेट पे जो कुछ भी हम लोग करते हैं वो सब कुछ सर्वर के थ्रू ही होता है, सर्वर ही हमको सर्व करता है। तो चलिए दोस्तों, अभी समझते हैं कि आखिर ये सर्वर ये सर्वर है क्या। सर्वर हमारे कंप्यूटर की तरह ही एक कंप्यूटर है और कुछ नहीं, वो एक कंप्यूटर है, वो एक स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर है जो कि सर्व करने के लिए ही बनाया गया, जो कि डाटा स्टोर करने के लिए, डाटा को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। हम लोग जब किसी चीज के लिए सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उसको सर्व करना, उसको हम तक पहुंचाना ही सर्वर का काम है। ये स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बस हम तक हमारा जो रिक्वेस्ट किया गया डाटा उसको पहुंचाने के लिए ही बनाया गया है और कुछ नहीं है। तो अभी आप लोग मुझसे पूछोगे कि आपने जैसे कि ये बताया कि सर्वर एक कंप्यूटर ही होता है, तो क्या हम लोग अपने घर पे भी एक सर्वर हमारे कंप्यूटर से एक सर्वर सेटअप कर सकते हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल हाँ, क्यों नहीं। आपके घर में समझ लीजिए कोई एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है या फिर आपके घर में कोई कंप्यूटर है, तो आप उसमें आराम से अपने जितने भी फाइल्स है उसमें डंप करके उसको एक सर्वर की तरह अपने घर पे बाकी जितने भी नेटवर्क है उस पर शेयर करके उसको एक लोकल सर्वर की तरह यूज कर सकते हो। बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ तक कि आप अपने स्मार्टफोन को भी एक सर्वर की तरह यूज कर सकते हो। आपके स्मार्टफोन में कोई भी समझ लीजिए डाटा पड़ा हुआ है और आप उसको अपने कंप्यूटर से एक्सेस करना चाहते हो, तो अगर आपने आपके फोन का ये सर्वर का परमिशन आपके कंप्यूटर में दे दिया तो आप आराम से आपका फोन कहीं और पे रख के आपके डेस्कटॉप से उसे एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका फोन ही सर्वर बन गया। तो सर्वर और कुछ नहीं, एक कंप्यूटर ही होता है जो कि हमारे ही सर्विस के लिए हम बनाया गया होता है। आप लोग अगर YouTube पे सर्च करेंगे या आप लोग अगर गूगल करेंगे तो आप लोग ऐसे बहुत सारे वीडियोस या फिर ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे इंटरनेट पे कि कैसे हम लोग एक नॉर्मल कंप्यूटर से अपने घर का एक सर्वर सेटअप कर सकते हैं जो कि हमारा लोकल सर्वर होगा और उससे और किसी का कोई लेना देना नहीं। आप लोग आराम से अपना फाइल डंप करिए और किसी भी घर के किसी भी कोने से किसी भी डिवाइस से उस सर्वर का डेटा आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। इतना कन्वीनियंस हो चुका है आज हमारे पास। पर दोस्तों, मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि हम लोग ये घर पे जो सर्वर बना रहे हैं यहाँ तक तो ठीक है, पर ये जो बड़े बड़े जो सर्वर्स होते हैं तो वहाँ पे जो सर्वर्स होते हैं वो हमारे घर की तरह नॉर्मल कंप्यूटर्स नहीं होते हैं, वो बहुत ही एक पावरफुल कंप्यूटर होते हैं। उन कंप्यूटर्स का जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बहुत ही हाई कॉस्ट के होते हैं, वो हमारे और आपके घर की तरह नॉर्मल कंप्यूटर्स नहीं होते हैं। आप और हम हमारे घर पे क्या इस्तेमाल करते हैं, i5, i7, i9, ये सारे इंटेल के प्रोसेसर्स हम लोग घर पे यूज करते हैं, पर सर्वर्स पे ये सारे प्रोसेसर्स यूज नहीं होते हैं। उनके लिए स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं इंटेल Xeon प्रोसेसर। ये सिर्फ सर्वर्स के लिए ही बनाया जाता है और हमारे नॉर्मली प्रोसेसर से ये एक Xeon प्रोसेसर्स का दाम बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि इनका काम ही होता है इतने सारे ह्यूज डेटा को स्टोर करना, उनको सर्व करना। तो उस चीज के लिए अलग एक प्रोसेसिंग पावर की जरूरत होती है जो इंटेल Xeon प्रोसेसर प्रोवाइड करता है। साथ ही में
अगर कभी आप लोगों ने किसी कंप्यूटर का असेंबल किया होगा या फिर आपने कभी कोई एक मदरबोर्ड को देखा होगा, तो आपने मदरबोर्ड पे जरूर देखा होगा ऐसे एक स्क्वायर सा एक पीस रहता है प्रोसेसर के लिए। तो जितने भी हम लोगों ने मदरबोर्ड देखे हैं उन सारे मदरबोर्ड में एक ही प्रोसेसर का स्लॉट रहता है। पर जो सर्वर्स के जो मदरबोर्ड्स होते हैं उनके अंदर हम लोग मल्टीपल प्रोसेसर्स लगा सकते हैं। उनका काम ही होता है इतने हाई क्वांटिटी में डेटा को प्रोसेस करना, तो उनके अंदर हम लोग डुअल इंटेल Xeon प्रोसेसर्स लगा सकते हैं ताकि वो लोग एक ही समय में ज़्यादा टास्क कर पाएँ। देन उनके लिए अलग रैम स्टिक्स आते हैं। हमारा जो कंप्यूटर में जो रैम लगता है वो रैम नहीं लगता है सर्वर्स में, उनके अंदर ECC रैम लगता है। ECC यानी एरर करेक्शन कोड रैम। ये रैम नॉर्मल रैम नहीं होता है, ये रैम एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जब समझ लीजिए कोई आपने किसी डेटा को सर्वर से रिक्वेस्ट किया, तो सर्वर समझ लीजिए उस डेटा को आप तक भेज रहा है, तो भेजते टाइम लास्ट जो मोमेंट होता है तब ECC रैम बीच में आके उसको चेक कर लेता है कि इस डाटा में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, ये कोई करप्टेड डाटा तो नहीं है। अगर वो करप्टेड है तो ये ECC रैम उसी समय कुछ नेसेसरी स्टेप्स लेके उस डाटा को फिर रेक्टिफाई करके फिर ही हमारे पास भेजता है। ये सर्वर पे यूज होने का यही कारण है कि एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी और एक्स्ट्रा प्रिवेंटिव मेजर की तरह ECC रैम को इस्तेमाल किया जाता है। ECC रैम नॉर्मल जो हमारे जो डेस्कटॉप के जो प्रोसेसर्स हैं या फिर डेस्कटॉप के जो मदरबोर्ड्स हैं उनमें उनका सपोर्ट नहीं होता है। पर आप लोग अगर AMD का प्रोसेसर यूज करें और कुछ हाई एंड लगभग हाई एंड जो मदरबोर्ड होते हैं उनमें ECC रैम का सपोर्ट होता है, डेस्कटॉप PC के लिए भी होता है। तो ये जो इंटेल का जो Xeon प्रोसेसर है इसके अंदर ह्यूज रैम का सपोर्ट होता है, ह्यूज कैश मेमोरी होता है, इसके अंदर बहुत सारे कोर्स होते हैं और इसके अंदर RAID का सपोर्ट भी होता है, RAID का सपोर्ट भी होता है इसके अंदर। RAID यानी सर्वर पे जो भी डाटा है, RAID क्या करता है, RAID एक ऐसा प्रोसेस है उसी डेटा को 3 या 4 या 5 या फिर उससे भी ज्यादा जगह पे उसको कॉपी करके रख देता है, ताकि समझ लीजिए कभी एक सर्वर पे एक हार्ड ड्राइव खराब हुआ तो हम लोग अगर उसको रिप्लेस करके दूसरा हार्ड ड्राइव लगा भी दे तो बीच में किसी को समझ रहा है, क्योंकि बाकी और भी 3-4 जगह में वो उसी हार्ड ड्राइव का कॉपी पड़ रखा है और वो भी कनेक्टेड है। ये हार्ड ड्राइव खराब हुआ तो हमारा सर्वर वो दूसरे हार्ड ड्राइव से वो डेटा लेकर आप तक सर्व कर पाए। इसी के कारण हम लोग कभी भी इंटरनेट को स्टॉप होते हुए नहीं देखते। इसी के कारण हम लोग किसी वेबसाइट पे अगर विजिट करना चाहे तो हमको हमेशा वो वेबसाइट जगह पे मिलती है। हमको बहुत ही कम चांस होता है जब ह्यूज ट्रैफिक हो जाता है तो वो अलग बात है, पर नॉर्मली हमको सारे वेबसाइट हमेशा चलते हुए दिखते हैं। कुछ रेयर केसेस में कभी कभी हम लोग जो सुनते हैं सर्वर डाउन, तो सर्वर डाउन क्या होता है? सर्वर डाउन यही होता है कि जब समझ लीजिए किसी एक वेबसाइट पे ह्यूज ट्रैफिक एक साथ आ जाता है। समझ लीजिए कोई वेबसाइट 1 लाख इंसानों के कनेक्शन को एक साथ हैंडल कर सकता है, पर किसी सेल के चलते या फिर किसी कारण एक साथ उसमें 1.5 लाख या फिर 2 लाख पर्सन एक साथ उसमें उसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो इतने सारे नेटवर्क्स को इतने सारे डेटा के रिक्वेस्ट को प्रोवाइड नहीं कर पाता है और वो सर्वर स्लो हो जाता है। इसी कारण हम लोग को ये सर्वर डाउन का ये प्रॉब्लम मिलता है। और साथ ही में समझ लीजिए बीच में सर्वर में कुछ खराबी आ गया या फिर सर्वर का कोई हार्ड ड्राइव खराब हो गया जिसका कॉपी नहीं बन पाया, तो तभी हम लोगों को सर्वर डाउन का कंसेप्ट मिलता है। सर्वर नहीं चल रहा होता है, इसीलिए हमारा कोई काम भी नहीं होता है, काम अटक जाता है। इसी का एग्जाम्पल है कि आप लोग समझ लीजिए बोर्ड का एग्जाम जब देते हो, बोर्ड के एग्जाम के बाद देखा होगा कि जब रिजल्ट निकलता है, रिजल्ट निकलते टाइम हमारा वेबसाइट कितना स्लो हो जाता है। समझ लीजिए अभी रिजल्ट निकला, अभी अगर आप लोग सर्च करना चाहो 5 या 10 मिनट बाद आप लोगों को सर्वर मिलता ही नहीं है, आप लोगों को वेबसाइट मिलता ही नहीं है, प्रॉब्लम दिखाता है ना, एरर दिखाता है, अभी नहीं मिल रहा। तो आप लोग वेट करते हो कि जब रात हो जाए या फिर ऐसा कोई टाइम दोपहर के टाइम जब ज़्यादातर लोग सर्च नहीं कर रहे होते तब आप लोग सर्च करो, ताकि हम लोग को सर्वर के साथ कनेक्शन मिल जाए, क्योंकि तब उसमें ह्यूज ट्रैफिक आ जाता है और इसी ट्रैफिक के कारण इतने सारे लोगों को सर्वर सर्व नहीं कर पाता है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो सर्वर्स के जो कंप्यूटर्स होते हैं ये बहुत पावरफुल होते हैं, ये हमारी तरह नॉर्मल कंप्यूटर्स नहीं होते हैं। ये सर्वर्स 24/7 मतलब हर घंटे हर समय हर मिनट चल रहा होता है। ये अगर बंद हो जाए तो हम लोग को तो इंटरनेट मिलना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमेशा 24/7 चल रहा होता है और हमारे जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं वो 24/7 चलने के लिए नहीं बने होते हैं, उनका एक लिमिटेशन होता है। पर ये जो सर्वर्स के जो कंप्यूटर्स होते हैं इनका कोई लिमिटेशन नहीं होता है, 24/7 चलते और रहते होते हैं और इसके अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज होता है। तो ये जो बड़े बड़े जो डेटा सेंटर्स होते हैं या फिर जो सर्वर जहाँ पे स्टोर होते हैं, गूगल का जो डेटा सेंटर हो गया, इनके अंदर इनफ कूलिंग होता है ताकि ये गर्म ना हो, इनफ कूलिंग होता है और इनफ
पावर का भी बैकअप होता है। समझ लीजिए आपका लाइट चले गया अभी, तो आपका तो वेबसाइट ही दिखाना बंद हो जाएगा। अगर आपने आपके घर पे उस वेबसाइट को होस्ट कर रहा है और 24/7 आपका कंप्यूटर चल रहा है, अगर लाइट चले गया तो आपका तो वेबसाइट किसी को दिखेगा ही नहीं, ठीक है ना। इसीलिए 24/7 उस कंप्यूटर को चलना पड़ेगा ताकि आपके वेबसाइट को हर किसी तक हमेशा सर्व कर पाए। तो दोस्तों चलिए अभी हम लोग जान लेते हैं कि सर्वर मतलब मैंने जो बताया कि एक कंप्यूटर, तो क्या ये एक कंप्यूटर के अंदर ही सब कुछ होता है या फिर डिफरेंट प्रोसेस के लिए डिफरेंट सर्वर्स असाइन किए होते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि डिफरेंट टाइप के सर्वर होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल डेटाबेस सर्वर हो गया। डेटाबेस सर्वर के अंदर हम लोग जितने भी डेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने SQL यूज किया होगा, MySQL यूज किया होगा, तो उसके जो भी डेटा होते हैं वो डेटाबेस सर्वर पे स्टोर होते हैं। वो डेटाबेस सर्वर उसी डेटा को प्रोसेस करता है। फिर जब आप लोग किसी क्वेरी की हेल्प से उस डेटा को रिक्वेस्ट करें डेटा एक्सेस करने के लिए, तो डेटा आप तक पहुंचाता है डेटाबेस सर्वर। फिर इसके बाद ईमेल सर्वर होता है जो कि सिर्फ ईमेल का लेन देन को देखता है। फाइल सर्वर होता है जो कि फाइल्स को मैनेज करता है। इसके अलावा वेब सर्वर होता है, कम्युनिकेशन सर्वर होता है। वेब सर्वर मतलब जिसमें आप लोग वेबसाइट होस्ट करते हो। कम्युनिकेशन सर्वर होता है जो कि व्हाट्सएप इनका जो भी कम्युनिकेशन को देखता है। इसके बाद एप्लीकेशन सर्वर होता है जिसके अंदर एप्लीकेशन रन कर रहे होते हैं। तो बहुत तरीके के सर्वर्स होते हैं। सर्वर ऐसा नहीं कि एक सर्वर में ही हर चीज हो रहा होता है। अलग अलग चीज के लिए अलग अलग सर्वर असाइन किया रहता है और वो सर्वर उसी चीज को प्रोसेस करने के लिए स्पेशलाइज्ड होता है। और ऐसा भी है कि एक ही सर्वर में एक ही कंप्यूटर में अलग अलग स्लॉट बना दिए गए हैं और अलग अलग जगह पे अलग अलग डेटा का प्रोसेस हो रहा है। जैसे कि ऊपर में समझ लीजिए जो छोटी कंपनीज होते हैं वो इसी का यूज करती हैं कि एक कंप्यूटर ले लीजिए, उसके अंदर ऊपर में वेब सर्वर हो गया, नीचे उसका फाइल सर्वर हो गया, उसके नीचे डेटाबेस सर्वर हो गया। तो ये सारे चीजों को एक ही सर्वर में यूज कर लेते हैं। पर नॉर्मली हम लोग देखें तो हर चीज के लिए अलग अलग सर्वर होते हैं और यहाँ तक कि इन सारे डिफरेंट सर्वर्स का हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन भी अलग होता है, डिपेंडिंग कि उसको क्या करना है, किस चीज का सर्वर है और उसमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। तो आशा करता हूं कि दोस्तों मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत इन शॉर्ट समझा दिया होगा कि आखिर ये सर्वर होता क्या है, ये कैसे काम करता है और इसके लगभग कितने टाइप्स होते हैं। थोड़ा बहुत एग्जांपल देके मैंने समझा दिया। और थोड़े दिन पहले जैसे कि मैंने आप लोगों को एक वीडियो में समझाया है कि इंटरनेट काम कैसे करता है, उस वीडियो में मैंने बताया कि इंटरनेट का जो केबल्स का फॉर्म जो है, कहाँ से कहाँ तक डेटा जाता है और कैसे जाता है, इन सारे चीज़ों के बारे में मैंने बताया है। पर उसमें मैंने सर्वर्स के बारे में नहीं समझाया। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया ताकि आप लोगों को ये सर्वर का कंसेप्ट क्लियर हो और जो कुछ भी हमारे इंटरनेट पे वो सर्वर से ही हम तक पहुंचता है। अगर आप लोगों ने वो पहले वाला वीडियो जो कि इंटरनेट कैसे काम करता है उसके ऊपर मैंने बनाया है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो अभी आप लोगों के पास ये ऊपर देख रहे हैं एक आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, आप लोग उस पर क्लिक करके देख सकते हो वो वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को शायद उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ और नीचे कमेंट करिए कि आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया या फिर आप लोगों को कुछ और जानना है। मैं उसका आंसर जरूर करने का कोशिश करूंगा और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स अगर मुझे लगे तो मैं उनके ऊपर वीडियो बनाने की भी कोशिश करूंगा। और सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, सब्सक्राइब करिए यार, इतने लोग देखते हो, थोड़ा सब्सक्राइब कराइए, नंबर बढ़ाइए। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।